हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें इसको हम कई नामों से जानते हैं। बेकर-नाथन इफेक्ट इसे कहते हैं, नो-बॉन्ड रेजोनेंस इसे कहते हैं, और ये कई कैटेगरी में है। इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन, हेट्रोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, होमोवैलेंट आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, और फाइनली इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में। ठीक, तो शुरू करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को समझाने से पहले हम जो मॉलिक्यूल लेंगे वो है इथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक। देखो, कॉन्जुगेशन से पहले समझते हैं क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, पाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कॉन्जुगेशन कहलाती है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड, है ना, जिसमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पाई जाती है, उसमें रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस में हमने पढ़ा था पाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन सिग्मा का नहीं होता है। जब सिग्मा पार्टिसिपेट करता है उस रेजोनेंस में तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। यानी रेजोनेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशंस हैं, और उसके अंदर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें कि सिग्मा भी इन्वॉल्व है। ठीक, उसको समझने के लिए हमने लिया एथाइल कार्बोकेटायन। ये जो कार्बन है पॉजिटिव, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एडजेसेंट कार्बन ये sp3 है। होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है। नहीं निकालनी आती है अगर आपको, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये कि इसमें 3 बॉन्ड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो ये sp2 कार्बन है, और इसमें चारों के चारों सिग्मा है तो sp3 कार्बन है। इस फिगर को समझो। देखो इस फिगर में क्या है, ये जो कार्बन है sp3 कार्बन है, और ये कार्बन sp2 कार्बन उसके जस्ट एडजेसेंट। तो ये जो sp3 कार्बन है, इसमें 3-3 CH लगे हुए हैं, तो एक CH को मैंने ऐसे ऑर्बिटल बना के दिखाया हुआ है। तो ये CH है और ये सिग्मा बॉन्ड है। जो बगल वाला कार्बन है उसमें p ऑर्बिटल है। आपको पता है कि sp2 जो कार्बन होगा उसके पास एक p ऑर्बिटल भी होगा। तो इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल है, और वहां प्लस लिखने का मतलब ये है कि वो वैकेंट है। तो ये वैकेंट है फिलहाल। तो इस सिग्मा CH की जो एनर्जी है और जो P की एनर्जी है उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होता, और एडजेसेंट होने की वजह से इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इनके आपस की ओवरलैपिंग है, इस आपस की ओवरलैपिंग में ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होते हैं। तो इस डीलोकलाइजेशन को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, जो एक तरह का रेजोनेंस है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हुआ, बोलोगे सिग्मा इन्वॉल्व हुआ। किसके साथ इन्वॉल्व हुआ, बोलोगे एडजेसेंट P के साथ इन्वॉल्व हुआ। होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। तो 2 कार्बन है एडजेसेंट, एक का CH और एक का P ऑर्बिटल, ये आपस में जब कॉन्जुगेट करेंगे तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। आगे समझते हैं। देखो ये C पॉजिटिव sp2 कार्बन है। बगल में कार्बन जो है इसको हमने अल्फा डिफाइन किया है, ठीक है ना। अल्फा कार्बन क्या होगा, बोलोगे जो sp2 कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले को हम अल्फा कार्बन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो अल्फा कार्बन पे जो CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो इसमें डीलोकलाइज कर रहे हैं बगल वाले कार्बन पॉजिटिव में। ठीक, ये डीलोकलाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब सवाल ये है कि अगर वो डीलोकलाइज यहाँ करेंगे, इसके P के साथ ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो सिग्मा सिग्मा तो पहले से है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड आ जाएगा पाई। तो देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए जहाँ पहले एक ही बॉन्ड था। तो बोलोगे ये जो पहला CH था उसका क्या हुआ, वहां पे नो बॉन्ड स्टेट आ गई। मतलब ये जो अप्रोच जिससे हम आपको समझा रहे हैं, इस अप्रोच में एक बॉन्ड जो पहले बॉन्ड स्टेट में था वो नो बॉन्ड स्टेट में आ गया। इसको इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि केवल क्या एक CH यही पार्टिसिपेट करेगा, बोलोगे नहीं। अल्फा कार्बन पे जितने CH होंगे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब इलेक्ट्रॉन अपने सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस करना हुआ, इसलिए इसको सेक्रीफाइशियल कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसने किया सेक्रीफाइस, इस बार इसने किया सेक्रीफाइस, ये आ गया नो बॉन्ड स्टेट में। देखो यहाँ पे ये नो बॉन्ड स्टेट में आ गया। तो जो मैंने 3 आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, ये तीनों स्ट्रक्चर, बोलोगे इन तीनों स्ट्रक्चर में
एक तरह का रेजोनेंस हो रहा है, इसको हमने नाम दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर दिखने में जैसे हैं, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर्स। और इसमें हुआ क्या है, तो बोलोगे एक कार्बन का सिग्मा और बगल वाले का पी आपस में कॉन्जुगेशन में है। अच्छा, पी कैसा है, तो एम्पिटी है। ये इंपॉर्टेंट सिंबलाइजेशन है, ये सिंबल आपको समझ में आना चाहिए इसमें जो कॉन्जुगेशन हो रहा है उसके लिए। अच्छा, कितने नए स्ट्रक्चर्स बने, उनको कहते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट। उसे कैसे निकालोगे, बोल के जितने अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे, यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, इसलिए इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बने। ठीक, सवाल यह है कि क्या ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होते। तो बोलोगे फिर रियलिटी क्या है। रियलिटी, इसका जो ओवरऑल पिक्चर है वो रियलिटी है। समझो क्या, बोलोगे यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था वो नो बॉन्ड स्टेट में आ गया। मतलब वो जो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, सिंगल बॉन्ड था, वो डिलोकलाइज किया, नहीं उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई, तो वो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर में आ गया। और जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ गया। मैंने बोला डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ गया, इसका मतलब वो डबल बॉन्ड नहीं हो गया, हाँ सिंगल से ज्यादा हो गया। तो मैंने इस पिक्चर में उसकी रियलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। रियलिटी ये है कि ये जो CH बॉन्ड था ये एक्चुअली पार्शियल बॉन्ड है। ये बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड है, आप ये कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है CH का, अदरवाइज जो CH होता है। अच्छा, ये जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो ये चेंजेस उसमें हो रहे हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस CH बॉन्ड में खास बात और आयनिक कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है इसमें। इस डिलोकलाइजेशन की वजह से इसमें आयनिक कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, आगे बात करें तो अभी मैंने डिस्कस किया इथाइल कार्बोकैटायन, उसमें ये मैंने डिस्कस किया कि उसकी रियलिटी है। जरा इस रियलिटी को और समझो, ये मैंने चीजों को समाप्त किया हुआ है। क्या हुआ इस फेनोमेना में इस CH के साथ, जो CH पार्टिसिपेट किया है उसमें क्या हुआ उसके साथ, बोलोगे उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। और CC जो इन्वॉल्व हुआ उसके साथ क्या हो रहा है, बोलोगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चार्ज डिस्प्लेसमेंट हुई है एक तरह से। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब क्या है, चार्ज डिस्प्लेसमेंट एक तरह के, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो CH बॉन्ड है, बॉन्ड एक्वायर्स आयनिक कैरेक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवरऑल क्या हो रहा है इस बात को समझो। देखो, ये जो CH बॉन्ड है, ये देखो यहाँ पे, ये CH बॉन्ड जो है उसने अपना सिग्मा यूज किया हुआ, सिग्मा है ना, सिग्मा बॉन्ड, उसकी अपनी कुछ एनर्जी लेवल है। और जो बगल में p ऑर्बिटल इसके पास है उसकी अपनी एनर्जी लेवल है। हालांकि एग्जैक्टली बराबर नहीं है, बट इनकी एनर्जी लेवल ध्यान से देखो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, तो इस पिक्चर में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि P का जो एनर्जी लेवल है और बगल वाले CH का जो एनर्जी लेवल है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से उनमें इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, जो ऑर्बिटल में जब इंटरेक्शन होता है तो दो तरह का होता है, आपने उसको पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि जब दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें एक लोअर एनर्जी का होता है, एक हायर एनर्जी का होता है। तो इस इंटरेक्शन से हम एज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि लोअर एनर्जी स्टेट और एक हायर एनर्जी स्टेट बनी। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन CH में था, इस इंटरेक्शन की वजह से उसको एक नया स्टेट मिला, वो लोअर एनर्जी स्टेट है अपने प्रीवियस स्टेट के मुकाबले, यानी ओवरऑल लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, यानी कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ गई। तो यहाँ पे जो इथाइल कार्बोकैटायन है ओवरऑल क्या हुआ, तो बोलोगे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो गई, और इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो बोलोगे बढ़ गई। होप आपको ये चेंजेस जो हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक, तो ये फिगर आप जल्दी से इसको एक रीकैप देखो फटाफट। ये sp2 कार्बन था, इसके पास p ऑर्बिटल था, हमने जो एग्जांपल लिया है वो वैकेंट था, एम्प्टी था, ठीक है। और उसके बगल में जो sp3 कार्बन था उसके पास CH था, और वो CH जो कि सिग्मा नेचर का है वो इसके P के साथ इंटरेक्ट किया, और इस सिग्मा P इंटरेक्शन को हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नाम दिया। इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपके सामने है, और ये रियलिटी है, इस बात को समझो।
अब आते हैं कि भाई ये आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया क्या है, आइसोवेलेंट क्या है। उसको समझाने के लिए मैंने इथाइल फ्री रेडिकल लिया है, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। समझो इसको। देखो क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। हाइपर कॉन्जुगेशन की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 है, और जहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन कैसा है, बोलोगे sp2 है। तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, इसके पास p ऑर्बिटल होगा, इसके पास बगल में CH है, तो उनके बीच में क्या हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकती है ना। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, कंडीशन को समझो ठीक से। और वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि सिग्मा sp3 वाला और p ऑर्बिटल ये sp2 वाला इंटरेक्ट करेगा। बट जैसे प्रीवियस एग्जांपल से याद करो, उसमें एम्प्टी था p ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। तो एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। सिग्मा p इंटरेक्शन हो रहा है बट p क्या है, हाफ फिल्ड है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब आगे समझें। तो यहाँ हुआ क्या कि जो CH के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों एक साथ ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का स्कोप है, एक ऑर्बिटल में केवल एक दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑलरेडी वहां पर है। तो हमने ये दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन जो है H पे रह गया। तो H इस बार एक इलेक्ट्रॉन के साथ नो बॉन्ड स्टेट में आ गया ना। ये बीच में यहाँ कौन सा है, बोलोगे नो बॉन्ड स्टेट होगी इसकी, और यहाँ ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड, ठीक। अच्छा, जैसे इसने सेक्रीफाइस किया है वैसे ये दोनों भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो बारी बारी से इसने और इसने सेक्रीफाइस किया, तो इस तरीके से तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बने हैं, ठीक। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, टॉलुइन के एग्जाम्पल पे, ठीक। टॉलुइन के एग्जाम्पल में मैंने इसको हेट्रोवैलेंट कहा है, हेट्रोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कहा है। क्या होता है हेट्रोवैलेंट, और आइसोवैलेंट क्या था। आइसोवैलेंट में क्या चार्ज था, यहाँ पे नहीं था, और चार्ज डेवलप हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जब चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा तो ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन को आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। और जब चार्ज का सेपरेशन, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोवैलेंट। अब इसको समझो कि इसमें की हाइपर कॉन्जुगेशन हो कैसे रहा है। देखो, बेंजीन का ये जो कार्बन है, बेंजीन का कार्बन, ये कार्बन sp2 कार्बन होता है। उसके बगल में ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, ठीक। इस पे लगा हुआ ये CH, ये हो गया हमारा सिग्मा जो पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, ये sp2 कार्बन, जाहिर सी बात उसका p होगा, हालांकि इसका p और ये बगल वाले का p, ये आपस में क्या बनाए हुए हैं, पाई बनाए हुए हैं। तो इसको हम अभी आगे समझेंगे कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो पाई अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ वैकेंसी हो गई होगी p में, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ ये वाला नया बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कहाँ से बन गया, बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो थे इसमें CH के वो ट्रांसफर हुए तभी तो बना ये। तो जब इलेक्ट्रॉन CH के इधर ट्रांसफर हुए तो H तो आ गया नो बॉन्ड स्टेट में ना, तो ये आ गया पॉजिटिव नो बॉन्ड स्टेट में। इसका मतलब कि जैसे हमने इसे प्रीवियस एग्जांपल्स में किए कि CH अपने इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस कर रहा है, कैटायन में भी, फ्री रेडिकल की तरफ में भी, और यहाँ पाई की तरफ भी, ठीक। अब मैं इसको किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन का हूं, तो बोलोगे एक तो चार्ज सेपरेशन की वजह से ये हेट्रोवैलेंट हुआ, दूसरा इसमें सिग्मा का इंटरेक्शन पाई के साथ हो रहा है, जबकि यहाँ पे सिग्मा के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, पी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। यहाँ पे सिग्मा और पाई का इंटरेक्शन होता है, ठीक। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि ये सिग्मा पाई में जो पाई है वो एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग नेचर का होता है, वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो मैं कहूंगा उसको सिग्मा पाई स्टार। एग्जैक्टली सिग्मा पाई कहना इसको सही नहीं है, सिग्मा पाई इंटरेक्शन कहना इसको सही नहीं है। ये वाला जो पाई होता है वो पाई स्टार होता है, जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना कि टॉलुइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, और sp3 पे H है, p पे sp2 होता है। तो जब जब भी ऐसी कंडीशन फुलफिल होगी, कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, बोलोगे कि sp3 कार्बन प्रेजेंट हो, एडजेसेंट कार्बन क्या हो, sp2 हो, और sp3 पर H हो, तो ऐसे में हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब समझते हैं आगे फर्दर। देखिए, इस बार मैंने एग्जांपल लिया है प्रोपीन का, ये प्रोपीन हो गया। क्या इसमें आप
हाइपर कॉन्जुगेशन सोच सकते हैं? बोलोगे हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? बोलोगे इसमें एक कार्बन तो हमको क्या नजर आ रहा है, sp3। कौन सा कार्बन? ये cs3। और ये नजर आ रहा है sp2, है ना? कंडीशन फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई? sp2 sp3, sp3 के पास बगल में एक H भी है। अब इसमें इसके हाइपर कॉन्जुगेशन को समझो। ये जो सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बगल वाले पाई के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये जो पाई बना है वो कैसे बना होगा? बोलोगे इसके p ऑर्बिटल, समझ रहे हो? ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल, ठीक। ये आपस में पाई बनाया हुआ है, यानी अभी खाली नहीं है। इसका मतलब ये सिग्मा इस पाई के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता ऐसे। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, और जिसमें वो शिफ्ट होंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ये जो जिसमें शिफ्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसका p खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, तो ये उसके साथ क्या कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा, डिलोकलाइज कर जाएगा, और देखो यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ हमने क्या एक्सप्लेन किया इस अप्रोच से कि यहाँ जो पाई था वो शिफ्ट होकर नेगेटिव बन गया, ये देखो। और यहाँ तो सिंगल था वो पाई में कन्वर्ट हो गया। अच्छा यहाँ क्या हुआ, बोलोगे ये नो बॉन्ड स्टेट में आ गया। ये CH पॉजिटिव है, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये क्या नो बॉन्ड स्टेट में आ गया। और ऐसा ही नो बॉन्ड स्टेट एक बार ये हाइड्रोजन, ठीक, और एक बार ये हाइड्रोजन दिखाएगा। ये बताओ कि प्रोपीन में क्या चार्ज सेपरेशन था? नहीं था, बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन डेवलप हुआ, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन डेवलप हुआ, तो इसको हम हेट्रोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे, पहली बात, ठीक। अच्छा इस फिगर में भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ मैंने कोशिश की समझाने की कि ये जो पाई बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड p और p के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। और पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कैसा होता है? बोलोगे डोम शेप होता है। ये जो कार्बन कार्बन है इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डोम शेप पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट हैं। और इस फेनोमेना में क्या हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए हैं, और ये जो वैकेंसी यहाँ पे p में डेवलप हुई है उस वैकेंसी में ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है, ठीक। ये जो सिग्मा है, सिग्मा के साथ यहाँ पे किसके इंटरेक्शन को शो किया गया है? पाई को। बट अभी हम आगे समझेंगे कि वो एग्जैक्टली पाई नहीं होता, वो पाई स्टार होता है, ठीक। अब क्या क्या आपने यहाँ नोटिस किया? बोलोगे जो CH बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। जो CH बॉन्ड है वो नो बॉन्ड स्टेट में आया तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। C इसमें देखा जाए जो सिंगल बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, ये इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी जो सिंगल बॉन्ड था अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, ये जानना जरूरी है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया इसका मतलब कि आयनिक बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया, एनर्जी इंक्रीज कर गई, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, ऑर्डर बढ़ने पे एनर्जी बढ़ती है, लेंथ घट जाती है। देखो इस हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट सब बॉन्ड को एक जैसा नहीं मिल रहा है। जो सिंगल बॉन्ड था ये उसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बट जो डबल बॉन्ड था वो तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया ना, मतलब यहाँ उल्टा हो गया। यानी कि जो डबल बॉन्ड था अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रहता, बट हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो डबल बॉन्ड ने क्या एक्वायर किया? बोलोगे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर किया। इसका मतलब डबल से सिंगल की तरफ जाने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर का घट जाना, एनर्जी का घट जाना, और लेंथ का इंक्रीज कर जाना। तो क्या फर्क पड़ा CH पे, क्या फर्क पड़ा सिंगल बॉन्ड पे, क्या फर्क पड़ा डबल बॉन्ड पे जो पार्टिसिपेट किया हाइपर कॉन्जुगेशन में, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ा उसको देखो। ओवरऑल मॉलिक्यूल में मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो CH का इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में एक ऑर्बिटल में आके रहता है। तो जो पहला स्टेट था उसके मुकाबले लोअर स्टेट में है इस वक्त, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी उसकी और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल, therefore potential energy decreases and stability increases. अब मैं इसमें समझा रहा हूं कि जो मैंने पाई या पाई स्टार का मैं अभी जो जिक्र कर रहा था, जो बात कर रहा था उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो इस प्रोपीन में ये जो sp2 कार्बन है, ये जो पाई बना है इसके बीच में वो कैसे बना है? बोलोगे कि इसका p
और इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप किया तभी तो ये पाई बना है। अब समझो, ये कार्बन sp2 कार्बन sp2 कार्बन और ये उसका हो गया p ऑर्बिटल, है ना, sp2 कार्बन और ये हो गया उसका p ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक लोअर एनर्जी का BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी का ABMO। ठीक, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, इस सिंबल से हम शो करते हैं, तो BMO बनता है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, हम इस सिंबल शो करते हैं, जो मैं MOT में आपको अलग से एक लेक्चर में समझा दूंगा डिटेल में अच्छी तरह से। फिलहाल आप यहाँ पे बस इतना नोटिस करो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस BMO बना है जो लोअर एनर्जी का होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ABMO बनता है जो हायर एनर्जी का होता है। अच्छा, ये सिंबल भी मैंने जो शो किया ना, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा है बताओ? ये चार्ज नहीं होता। जब हम किसी ऑर्बिटल के लोब में प्लस माइनस दिखाते हैं तो वो वेव फंक्शन का साइन होता है, वेव फंक्शन का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो सकता है। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करता है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि BMO बन रहा है, BMO। ठीक, और जब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वो ABMO में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों कार्बन के P और P की ओवरलैपिंग से BMO भी बना है, ABMO भी बना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप समझोगे कि जो पाई बना यहाँ BMO नेचर का पाई, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोम शेप ऊपर और नीचे रहता है मॉलिक्यूलर प्लेन के। ये हो गया पाई BMO। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये लोब्स आपस में, ये जो चारों लोब्स है ना, ये आपस में रिपेल करते हैं और इस तरीके से टिल्ट कर जाते हैं। ठीक है, टिल्ट कर जाते हैं और छोटे हो जाते हैं ये, और बीच में, इनके बीच में एक नोड पाया जाता है। ABMO में हमेशा दो न्यूक्लियस के बीच में एक नोड पाया जाता है। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया ABMO। इसको हम कैसे करें रिप्रेजेंट? पाई स्टार से। ठीक, अब कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, देख रहे हो, ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के P आपस में इंटरेक्ट किए। इस फिगर में समझाया गया है कि उनके इंटरेक्शन से यहाँ पाई बना। ठीक है ना, ये पाई कौन सा है? BMO है, और इलेक्ट्रॉन उसी BMO में है, यानी कि ये पाई क्या वैकेंट है? बिल्कुल नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फील्ड भी नहीं है जैसे कि फ्री रेडिकल में था। तो यहां पर ये तो वैकेंट है ही नहीं, लेकिन हाँ, ये जो पाई स्टार है इसका, ये वैकेंट है। इसका मतलब इस केस में इनकी PP की ओवरलैपिंग से पाई वैकेंट है। तो ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्चुअली पाई स्टार के साथ करते हैं, न कि पाई के साथ करते हैं। ये जो पिक्चर है, ये एक डिफरेंट अप्रोच है। जो हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके नो बॉन्ड स्टेट में दिखाया था ना H को, उससे डिफरेंट अप्रोच है ये। इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें किस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसमें ऑप्शंस में बेटर ऑप्शन क्या है इसमें? सिग्मा, सिग्मा और पाई स्टार, सिग्मा और पाई स्टार। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में ये ऑप्शन देते ही नहीं है, तो उस केस में आप इसको टिक कर सकते हैं, बट वो टेक्निकली गलत है। ठीक, वो गलत है। मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है कि पाई नहीं, वो पाई स्टार होना चाहिए। रीजन क्लियर कट है, पाई खाली नहीं है इंटरेक्शन के लिए, पाई स्टार खाली है इंटरेक्शन के लिए। ठीक, देखो, पाई फिल्ड है, पाई स्टार एम्प्टी है। कुछ बातें और समझें उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अप्रोच से, पिक्चर आपको और क्लियर हो जाए। मेरा अप्रोच यही है कि जो ये CH हैं तीनों, और बगल में जो इंटरेक्शन हो रही है, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो पाई है, ये ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन के साथ है और वैकेंट नहीं है। ये जो मैंने एम्प्टी ऑर्बिटल्स शो किए हैं, ये मैंने पाई स्टार शो किए हैं जो कि कार्बन पे है। तो कार्बन पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल, वो एक्चुअली पाई स्टार है, और उसी के बीच का इंटरेक्शन है। ये मैंने बात डिस्कस की। तो जरा इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में क्या समझाया गया है। ये पिक्चर नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली पिक्चर से थोड़ा सा अलग है, जो आपने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए थे। देखो इस पिक्चर में क्या समझाया गया है। इसमें समझाया गया है कि जो CH था और इसका जो पाई स्टार था, ध्यान से देखो, जो CH ये था ना सिग्मा, और जो कार्बन कार्बन का पाई स्टार है, इनके बीच में इंटरेक्शन हुई है, और उस इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी लेवल नया बना है। ठीक,
ये पिक्चर उसको समझा रही है, ये पिक्चर उसको समझा रही है। देखो कैसे, देखो ये हो गया सी एच सिग्मा, ठीक, सी एच सिग्मा, और ये बगल वाला कार्बन कार्बन का पाई स्टार, इनके बीच में हो रही है इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन हो रही है। अब जब इंटरेक्शन होगी तो एक जो ऑर्बिटल बनेगा वो इससे भी कम एनर्जी का होगा और एक बनेगा उससे ज्यादा एनर्जी का, ठीक है ना। ये दो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये दोनों, और ये दो नए बने, तो दो नए बन गए, तो ये जो सी एच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? बोलोगे अब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आके रह सकता है। तो यानी कि इस पाई इंटरेक्शन के साथ, पाई स्टार इंटरेक्शन के साथ इसको एक बेनिफिट मिला कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में रह सकता है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रह सकता है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक। अच्छा, इस पिक्चर में वही समझाया गया है कि इंटरेक्शन किसके बीच में हो रही है, इसका सिग्मा और इसका पाई, ठीक है। अगर देखो ये जो शेडेड लोब्स अगर एक तरफ है ना तो वो पाई बनाता है, और ऑपोजिट ऐसे दिखाने का मतलब है कि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, पाई स्टार दिखाया गया है। ये और आप अच्छी तरह समझ लोगे जब मेरा लेक्चर आप देख लोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। फिलहाल जितनी ज़रूरत है मैंने आपको उतना बता दिया, ठीक। अब तक हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, और जैसे टॉलुइन का एग्जाम्पल था, प्रोपीन का एग्जाम्पल था, उसमें सी एच इलेक्ट्रॉन अपने सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए उसे कहते हैं सेक्रीफाइशियल कॉन्जुगेशन। लेकिन उसका रिवर्स भी होता है, जिसको हम लोग कहेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसको समझते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे H के बदले इस बार मैंने Cl लगा दिया, 3 Cl, तो जो CCl बॉन्ड है वो CH की तरह सेक्रीफाइस नहीं करता, लेकिन क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, CH में क्या था, देखो CH कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H कम था, तो H यहाँ उस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस हो सकता था, बट इधर क्या है, इधर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये करता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है नो बॉन्ड स्टेट वाली एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्सप्लेनेशन एमओटी की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ जगह खाली हो गई, वो जगह खाली हो गई उसमें ये वाले पाई इधर शिफ्ट हो गया, ये पाई, तो बोलोगे जो एक नया स्ट्रक्चर बन गया, तब तो बोलोगे बिल्कुल बन गया। यहाँ क्या हो गया, बोलोगे डबल बॉन्ड आ गया, जहाँ सिंगल था, जहाँ डबल था वो सिंगल हो गया, और जहाँ पे बॉन्ड था वो कौन सी स्टेट में आ गया, नो बॉन्ड स्टेट में। अच्छा, चार्ज का सेपरेशन हुआ है इसमें, तो याद रखो चार्ज का सेपरेशन हो गया, इसका मतलब इसको किस कैटेगरी में डालोगे, हेट्रो वैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कैटेगरी में। अच्छा एक बात और, नॉर्मल कॉन्जुगेशन जो सेक्रीफाइशियल नेचर का होता है ये उससे जस्ट रिवर्स है, इसीलिए इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहेंगे, ठीक। तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे Cl पे माइनस चार्ज आ रहा है और कार्बन पे यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, शायद फिगर से क्लियर ना हो रहा हो तो मैं बता दूं कि Cl पे माइनस आ रहा है और कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। Cl पे माइनस आ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक। तो इसमें इस एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, उस CH की जगह अगर CCl या अगर CF भी आ जाए तब भी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अच्छा, अब एक पॉइंट पे आते हैं कि जो कंडीशन हमने अब तक देखी उसमें sp3 कार्बन का जिक्र था, है ना, उसके बगल में sp2 का जिक्र था कि भाई उसके पास p होता है, तो इसके पास अगर h है तो वो उसको हाइपर कॉन्जुगेट करता है, ठीक। लेकिन क्या अगर यहाँ sp है तो बात नहीं बनेगी, बल्कि बिल्कुल बन सकती है। पॉइंट ये है कि इसके पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, तो sp2 होने पे एक p ऑर्बिटल होता है, sp होने पे उसमें दो p ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी क्या एसिटोनाइट्राइल के स्ट्रक्चर में आप हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बोल गए हाँ, उसी सेक्रीफाइशियल नेचर का कर सकते हैं। ये कार्बन sp3 कार्बन है, ये कार्बन sp कार्बन है, उसके पास p ऑर्बिटल है, और ये ओवरलैपिंग सॉरी ये जो डीलोकलाइजेशन है ये हो रही है। अगर मुझसे पूछा जाए कि किस नेचर का है ये डीलोकलाइजेशन, तो इस शिफ्टिंग में ये एक्चुअली माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि भाई हेट्रोवैलेंट है। हेट्रोवैलेंट क्यों कह रहा हूँ पता चल रहा है ना, चार्ज सेपरेशन हो रहा है इसलिए। अच्छा, दूसरा इसमें ये सिग्मा किसके साथ कर रहा है इंटरेक्ट, पाई, लेकिन याद रखना कि सिग्मा के साथ पाई ना कह के उसको हम मोर एप्रोप्रिएट तरीके से क्या कहते हैं, पाई स्टार, लेकिन वो पाई की जगह पाई स्टार ही है, ये आपको इस फिगर से नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली अप्रोच लेनी पड़ती है, ठीक।
क्या प्रोपाइन में पॉसिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन? जनरली sp वाला आपसे पूछा जाता नहीं है, बट अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ है, ये sp कार्बन है और ये सिग्मा है। यहाँ भी क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल होता है, भाई दो दो p ऑर्बिटल होते हैं ना sp के पास, तो यहाँ भी ये इंटरेक्शन हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। देखिए, यहाँ इन सभी में मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। दो क्वेश्चन, कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और कितना स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, देखते हैं। पहला देखो, जहाँ पॉजिटिव है वो sp2 कार्बन है, उसके जस्ट बगल वाला sp3 कार्बन है ना। दो बॉन्ड पहले से हैं तो हम दो H एज्यूम कर सकते हैं ना, यहाँ भी हम दो H एज्यूम कर सकते हैं। देखो, ये जस्ट एडजेसेंट वाला sp3 है, ये जस्ट एडजेसेंट वाला sp3 है, जस्ट बगल वाला, कहने का मतलब तो ये दो बार इधर से, ये दो बार इधर से, 4 बार हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बनेंगे। ठीक, अच्छा अगर मैं जो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट बनेंगे, अगर मुझसे टोटल पूछा जाए तो टोटल के लिए मैं कह सकता हूँ 4 + 1। बोल के 1 आपने क्यों जोड़ दिया भाई? 4 तो उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं, एक वो जो खुद मॉलिक्यूल था। ठीक, तो अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स पूछेगा तो आपको केवल अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन गिनने हैं, और अगर टोटल पूछेगा तो उसमें एक और जोड़ देना है आपको। ठीक, देखो ये था एग्जाम्पल कार्बोकैटायन का। फ्री रेडिकल में ही पॉसिबल है ये, जहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये जो कि ऐसी ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, इसमें ये कार्बन sp2 है। अच्छा, ये देखो बगल में ये sp3 कार्बन है, दो बॉन्ड के साथ दो H हैं, दो बॉन्ड के साथ दो H हैं, यहाँ तीन बॉन्ड के साथ एक H है। sp2 कार्बन से अटैच जितने कार्बन होंगे जस्ट एडजेसेंट, वो सारे अल्फा होंगे और उनके H पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितने हैं ऐसे? बोले 3 हैं। एक तो ये वाला है कार्बन, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये। लेकिन उनमें हाइड्रोजन कितने हैं? बोले कि 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो 5 हाइड्रोजन है। तो मैं 5 + 1 क्यों कर रहा हूँ? बोले कि 5 हो गए हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स और 1 मैंने उस स्ट्रक्चर को भी जोड़ दिया, तो टोटल स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक, 5 + 1। ये बेंजीन है, बेंजीन का ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपको पता है sp2 कार्बन है, उसके ऊपर जो H लगा है वो sp3 है ना। उसके पास 3 H हैं, वो 3 बार उसको हाइपर कॉन्जुगेट कर सकता है, तो यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट बनेंगे और +1 वो खुद एक स्ट्रक्चर है। देखो, ये वही बेंजीन जैसा बेंजीन ही है ये रिंग लेकिन यहाँ पे ये जो sp2 कार्बन है, ये जो sp2 कार्बन है, उसके बगल में sp3 कार्बन के पास H नहीं है ना। यहाँ पर पॉइंट मैंने क्या बताया, इसके पास H नहीं है, तो भाई H भी तो होना चाहिए था ना। ये तो तीनों के तीनों CH3 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 लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा जाएगा तो आप कहोगे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ये कार्बोकैटायन C पॉजिटिव, sp2, बगल में sp3, और उसके पास दोनों यहाँ एडजेसेंट sp3 के पास H नहीं है, इसीलिए इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक, और ये फिर से फ्री रेडिकल वाला केस, और इलेक्ट्रॉन जहां पर है सिंगल इलेक्ट्रॉन वो sp2 है, और बगल में जो sp3 है उसके पास H नहीं है और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, ये जो sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, उसके बगल में sp3 कार्बन है, यहाँ पे दो H हैं, है ना, यहाँ पे भी दो H हैं, तो दो बार ये इसको सेक्रीफाइस कर सकता है, दो बार ये इसको यहाँ से कर सकता है। मॉलिक्यूल में जहां जहां ये कंडीशन फुलफिल होगी आप सारे काउंट करोगे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बनेंगे और +1 खुद के लिए, उसके लिए। ये बेंजीन है, बेंजीन में सारे कार्बन sp2 होते हैं, sp3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। देखो, ये sp2 है, ये sp3 है, ठीक है, और इसके पास दो H हैं, ये इसको दो बार दे सकता है, लेकिन एडजेसेंट होना चाहिए, इसको मत काउंट कर लेना। sp2 को एडजेसेंट होना चाहिए बगल वाला, जस्ट ये नहीं करेगा पार्टिसिपेट, तो दो बार बनेगा, दो हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट, +1 जोड़ दिया मैंने टोटल स्ट्रक्चर के लिए। ये जो है sp2 है और ये sp3, ये भी sp3 है उससे लगा हुआ, 3 बार ही दे सकता है, समझ रहे हो, 3 बार ही दे सकता है।
तो कितने हो कुल मिला के 6 हो गए, तो 6 + 1 6 हो गए हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट, और +1 यानी टोटल। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, और इसके पास 3 H है। कार्बन पे क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड, तो जितने नहीं OH मान लोगे आप, है ना, और यहाँ पे 2 हैं। तो देखो ध्यान से, इस वाले कार्बन पे इधर से 2, इधर से 3, 5 हो गए, और सिमिलरली 5 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए ना। तो 10 + 1, इसमें अगर देखोगे ये sp3 है और ये sp2 है, तो 2 बार ये sp3 इस sp2 को दे सकता है, और 2 बार इधर। तो बोलोगे सर दोनों तरफ हो सकता है क्या? अरे भाई, जितना मौका मिलेगा, लॉजिकल सी बात है। अगर आपको घूमने फिरने का मौका दिया जाए, तो जहां जहां आपको आज़ादी दी जाएगी, आप घूमना फिरना चाहोगे, तो यहाँ उसको जितनी बार मौका मिलेगा घूमने फिरने का, वो घूमेगा फिरेगा, रेजोनेट करेगा मतलब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और +1। ये मैं बार +1 क्यों कर रहा हूँ, क्लियर हो गया ना? +1 उस खुद के मॉलिक्यूल के लिए, और +1 से पहले वाला जो नंबर है वो है अल्फा हाइड्रोजन का नंबर, उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट्स बनेंगे। कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, और पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। ये भी मैंने बताया था ना, प्रोपाइन की ये sp3 है, और sp3 के बगल में ये sp है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और sp2 ही नहीं, sp से भी कंडीशन फुलफिल होती है, और क्योंकि 3 H हैं तो 3 + 1 मैं कह सकता हूँ। ये हो गया इथेन नाइट्राइल, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, ये कार्बन sp कार्बन है, 2 सिग्मा है ना, तो यहाँ भी ये 3 बार इसको हाइपर कॉन्जुगेट करेगा। बोल के सर ये क्या प्रूफ है कि हाइपर कॉन्जुगेट करेगा, मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ उसको कि हाइपर कॉन्जुगेट करेगा वो? तो मैं एक बात आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो, ये जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है ना ये। तुम्हें पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम उसके आसपास होता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर तुम एक्चुअली देखोगे ना, तो इसमें एक्चुअली जो उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, वो 1.46 के आसपास है। तो बोलोगे ये कम कैसे हो गया, ये तो सिंगल बॉन्ड था, ये कम कैसे हो गया 1.54 के बदले? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। लाइक वाइज इस एग्जांपल में भी सेम, कि ये सिंगल बॉन्ड नजर जरूर आ रहा है, बट एक्चुअली उसकी लेंथ सिंगल बॉन्ड की लेंथ नहीं है, उसकी लेंथ उससे कम है, और वो कम तभी हो सकती है जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना से आप उसको एक्सप्लेन करें। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट वो कई चीज़ों को, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, sp2 हैं, तो जब सारे sp2 हैं तो sp3 तो है ही नहीं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक ही तो कार्बन है बस, वो भी sp2 है, तो इसमें भी नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इथीन है, इसमें दोनों के दोनों sp2 हैं, इसमें भी नहीं होगा। अच्छा, ये देखो नेगेटिव, नेगेटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है क्या? तो नेगेटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कार्बन आयन में नहीं होती है जनरली, कुछ एक्सेप्शंस अपनी जगह हैं, बट आपको याद रखना है कि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, बल्कि इससे नहीं होती है, देखो यहाँ समझा रहा हूँ मैं क्यों नहीं होती है। अब देखो यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसमें है p में, तो ये बताओ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसको सेक्रीफाइस करेगा क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा उसको? नहीं देगा भाई, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो ये नहीं देगा उसको इलेक्ट्रॉन। और ऐसा तो आप सोच नहीं सकते कि सर ये ले लेगा, अरे भाई H है, H। हाँ, अगर यहाँ Cl होता, मैंने आगे डिस्कस किया उस एग्जाम्पल को, अगर यहाँ Cl होता तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती थी, बट सेक्रीफाइशियल नहीं हो सकती। तो H के होने पे अगर होगी तो सेक्रीफाइशियल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उस H के बदले अगर Cl होगा तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ हो सकती थी, बट फिलहाल यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो मैंने बोला कि कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती है, एक्सेप्शन है यहाँ अगर Cl लगा होता तो होता, जो मैंने आगे डिस्कस किया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स में, बाईसाइक्लो हैं ये सारे। समझो, देखो, मैं एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, प्रेट्स
रूल पे। ये रूल कहता है कि जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो ब्रिजहेड कार्बन होता है ना, समझते हो ब्रिजहेड क्या होता है? ये वाला, मतलब बाईसाइक्लो क्या होते हैं कि दो ऐसे कार्बन या दो ऐसे एटम जो तीन ब्रिज से कनेक्टेड हो। तीन ब्रिज, ये ब्रिज समझ में आ रही है? ये एक ब्रिज हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। तो जब दो एटम तीन ब्रिज से कनेक्टेड होंगे तो बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाता है। और वो जो कॉमन, मैं एटम की बात कर रहा हूँ कि भाई ये वाला एटम और ये वाला एटम तीन ब्रिज से कनेक्टेड है, एक ब्रिज ये हो गई और एक ये बड़ी वाली ब्रिज और एक ये ब्रिज हो गई। तो ये जो दोनों एटम्स होते हैं ना, उसको ब्रिज हेड एटम कहते हैं, ब्रिज हेड एटम। ब्रेड्स रूल का ये कहना है कि ब्रिज हेड एटम भैया sp2 नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कोई भी रिएक्शन या ऐसा कोई भी फेनोमेना जिसमें वो sp2 बने, जो sp2 बनने के लिए मजबूर हो, अगर कौन, ब्रिज हेड कार्बन, तो वो उस फेनोमेना को, वो उस रिएक्शन को नहीं होने देगा। ऐसा कहना है ब्रेड्स रूल का। अच्छा, ब्रेड्स रूल मैं अलग से डिस्कस करूंगा ही, बट यहाँ आपको इतना बता देता हूँ कि बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड एटम को छोड़कर अगर बाकी एटम्स की जो नंबर है वो 7 या 7 से ज़्यादा है, तो फिर उस पर ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं है। ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल तभी है जब वो नंबर 7 से कम है। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एम्पेरिकल रूल एक तरीके से, बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये, जो n गिनना है तो कैसे गिनना है, ब्रिज हेड छोड़ दो, ठीक, उसको छोड़ के देखो कितने हैं, एक एटम, मैं समझा रहा हूं, देखो देखो ब्रिज हेड छोड़कर देखोगे तो ये एक है, ये एक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, है ना, ये पांचवा हो गया। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ब्रिज हेड छोड़कर 5 एटम है। यहाँ देखो ब्रिज हेड छोड़ दो, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा, ये रिंग के बाहर है, रिंग में गिनना है केवल, तो कितना हो गया, 5। ब्रिज हेड छोड़ने को कहा है मैंने, उसको छोड़कर देखो कितने एटम है उस बाईसाइक्लो में, बोलोगे कि 5 एटम है, 5। तो मैंने बोला कि जो ब्रेड्स रूल है वो कहता है कि ब्रिज हेड sp2 कंडीशन में नहीं आना चाहता, ब्रिज हेड कार्बन, लेकिन कब तक, जब तक जो एट n की वैल्यू है वो 7 से कम है। 7 या 7 से ज़्यादा होने पर वो sp2 में रह सकता है, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड पर sp2 कार्बन वो रह सकता है। ठीक, समझो। इस वाले में ये कार्बन sp2 नहीं हो सकता क्योंकि n5 है, n5, लेकिन यहां जरा देखो तो कितना है, 1 2 3 4, ये हो गए 4, और 1 2 3 4, मतलब यहां तो n की वैल्यू 8 आ गई। क्या इस पे ब्रेड्स रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये वाला कार्बन, ये वाला, ये sp2 में आ सकता है, बट यहाँ जो ब्रिज हेड है वो sp2 में नहीं आ सकता। अब देखो इसका क्या इंप्लीकेशन यहाँ पर है, ये जो और इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है ये sp2 है, बगल में यहाँ पर 2 H हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक H। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखो, ये भी sp3, ये भी sp3 है, तो 2 बार ये H दे देगा, एक बार ये दे देगा, तो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे 3+1 हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं मिल रहा है। हमें केवल ये वाले 2 H पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे कि भाई ये 2+1 टाइप का है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो H है ये पार्टिसिपेट नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट कर जाता तो भैया इधर पाई नहीं आ जाता, यहाँ पाई आ जाता, और वो पाई बन जाएगा तो sp2 बन जाएगा, तो उसी पाई को तो रेजिस्ट कर रहा है ये, ताकि sp2 ना बने। तो याद रखना, ब्रिज हेड का ये H पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कर सकता है जब n की वैल्यू 7 से ज्यादा हो, मतलब इधर वाला ब्रिज हेड का H पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, चलो इधर आ जाओ। क्या इसमें ये दो H है,
ये वाला जो कार्बन ऑड वाला ये sp2 है, इधर तो H है नहीं, तो दोनों CH3 हैं, तो क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? बोलोगे देखो इस तरफ से तो H मिला नहीं, यहाँ H था बट उसने मायूस किया, वो पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? ब्रेड्स रूल ये कहता है कि अगर n की वैल्यू अप टू 7 है तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है और वो यहाँ पे sp2 नहीं बनने देगा, तो उसके पार्टिसिपेशन से तो पाई बन जाता है यहाँ पे, तो इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसमें आप ये कहेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इस एग्जाम्पल में नहीं है। इस वाले में देखो ये इस वाले कार्बन पे ऑड है, यानी ये वाला कार्बन जहाँ ऑड है वो sp2 है, और ये ब्रिज हेड है, H है वहां पे, समझ रहे हो? यहाँ H है और इधर नीचे वाले पे भी H है, हालांकि वो sp3 है दोनों। हाँ, तो फिलहाल हम लोग करेंगे इसमें एप्लीकेशंस, ठीक है? बाकी थ्योरी पढ़ने के बाद अब इसको देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जस्टिफाई करने में, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जस्टिफाई करने में, एल्कीन की स्टेबिलिटी जस्टिफाई करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन्फ्लुएंस को समझने में, जैसे इसमें ये मिथाइल है, ये इथाइल है ना, ये आइसोप्रोपाइल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ऑर्डर है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका, इसको समझने में हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज़ कर सकते हैं। और फिर कुछ रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के लिए भी, जो मैं इसके बाद बताऊंगा, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन है। देखें, मैं आपको एक अलग से लेक्चर बना के दूंगा कार्बोकैटायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, इन सब की स्टेबिलिटी के, और बहुत से एग्जांपल्स करेंगे। फिलहाल मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया हुआ है कि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसकी वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 6 टाइम्स होगा, और यहाँ पे C पॉजिटिव पे हाइपर कॉन्जुगेशन का जो सपोर्ट है वो 9 टाइम्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है ना? तो हम यहाँ एक पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, और वो पॉइंट है कि यहाँ पे जब आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक, कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की, एल्कीन की स्टेबिलिटी, तो वो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? इसी तरीके से आप जब, ये मैंने एग्जांपल इसका दिया कार्बोकैटायन का, कि भाई जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव इक्विवेलेंट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगला एग्जांपल देखो आप, ये है, ये है फ्री रेडिकल, है ना? तो हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चंस में। कैसे? सेम लॉजिक है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को आप गिन लो, जिसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ देखो, इसके पास 2 H और इसके पास 1 H, यहाँ देखो तो इसके पास यहाँ 2 H, यहाँ पे देखोगे तो 3 H हैं, यहाँ पे देखोगे तो 2, तो यहाँ पे 7 H हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। इसके बगल में केवल एक ही H है जो हाइपर कॉन्जुगेट करेगा, और ऑड इलेक्ट्रॉन जो है उसके बगल में यहाँ पे 4 H हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मुझको इसमें नज़र आ रही है। सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन ये है, तो और उसके बाद फिर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है? तो ये थर्ड नंबर हो गया, इसमें कम हाइपर कॉन्जुगेशन है सबसे, तो ये फोर्थ नंबर हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही आप स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ भी जस्टिफाई कर सकते हो। देखो, इस वाले एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इस वाले एल्कीन में CH3 की वजह से 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस एल्कीन में इस CH3 और इस CH3 की वजह से 6 टाइम्स हो जाएगा ना भाई। और यहाँ पे देखो ये sp2 कार्बन है, बट ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, और इनके पास 3 H है। हाँ, एक बॉन्ड है तो भाई बाकी 3 H होंगे ना। तो और बगल में ये sp2 कार्बन है ये वाला, तो ये 3 बार दे सकता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इसमें बनेंगे। तो ये 12 स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें, आप गिन लो, 3 3 3 और 3। फर्स्ट हो गया ये, इसमें बन रहे हैं 3 बार इधर से, 3 बार इधर से, और 3 बार इस तरफ से, तो 6 टाइम्स। तो ये हमारा सेकंड स्टेबिलिटी में है। इसमें 3 टाइम्स बन रहे हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये हो जाएगा हमारा
और इसमें तो स्ट्रक्चर बन ही रहा है तो फोर्थ। तो आपने देखा कि मैंने बेसिक एग्जांपल देके बस ये समझाने की कोशिश की है कि हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कार्बन जस्टिफाई करने में, क्रिटिकल स्टेबिलिटी जस्टिफाई करने में, और एल्कीन। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ देखो, जो ये CCl बॉन्ड है, इसमें Cl इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है, ये हो गया अलग, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ तो ये नया एक बॉन्ड बन गया इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? तो बोलोगे इधर आ जाएगी डेफिशिएंसी, पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से बाकी जो दोनों Cl हैं ये भी ऐसा काम करेंगे। इससे आप रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हो, जो आपने अभी पढ़ा। और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते CCl3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को इस तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं। आगे बात करें तो देखो, इसके पास 3 H हैं, इसके पास कितने H हैं? 3 H। और वहीं इथाइल के पास 2 H हैं जो रिंग को हाइपर कॉन्जुगेट करेंगे। आइसोप्रोपाइल में 1 H है, मतलब H कहने का मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं केवल। और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे तो H है ही नहीं। तो एज फार एज हाइपर कॉन्जुगेशन इज कंसर्न, इसके पास 3, इसके पास 2 और इसके पास 1 H, और इसके पास नहीं होने की वजह से ये ऑर्डर आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। और देख रहे हो आप, जो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, मतलब ये ज़्यादा डोनेटिंग हुआ। मिथाइल जो है ज़्यादा डोनेटिंग हुआ, इथाइल कम हुआ जबकि वो बड़ा है, और आइसोप्रोपाइल और बड़ा है बट वो और कम हुआ। तो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मैंने यहाँ जस्टिफाई किया कि बेंजीन पर जब मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मिथाइल की ज़्यादा, इथाइल की कम, आइसोप्रोपाइल उससे कम, और टर्शरी ब्यूटाइल उससे कम होगी। अब आते हैं इसमें, देखो हम इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर नेथन इफेक्ट क्यों कहते हैं? देखो, इसमें इन्होंने सबसे पहली बार, बेकर नेथन ने पहली बार ये रिएक्शन को एनालाइज किया, इनके रेट को एनालाइज किया, और उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। देखो क्या, रिएक्शन को पहले समझो। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये पायरिडीन है, पायरिडीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। पायरिडीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो ये Br यहाँ से रिमूव हुआ, देख रहे हो, यहाँ कैटायन बना होगा, है ना, Br गया होगा तो कैटायन बना होगा, उसी पर कैटायन पर इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। तो एक तरह की SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये कि एक SN1 रिएक्शन होती है, Br जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, और न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह की SN1 रिएक्शन हुई। यहाँ भी वही है, Br गया, कैटायन बना, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया, SN1 रिएक्शन हुई। इन दोनों के रेट को अगर देखा जाए तो देख लो, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बनेंगे उसमें बगल में यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक। और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो जहाँ तक हम अगर केवल सोचो इंडक्टिव इफेक्ट की बात सोचें, तो मिथाइल का इंडक्टिव कम होगा ना, एक कार्बन है, और इसमें 4 कार्बन है तो उसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कौन करेगा यहाँ पे इंडक्टिव के हिसाब से? टर्शरी ब्यूटाइल। तो उस हिसाब से तो भैया R2 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इंडक्टिव की बात माने तो सेकंड वाले का रेट ज़्यादा होना चाहिए। बट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि पहले वाले का रेट ज़्यादा है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया। अब इसे जस्टिफाई कैसे किया जाए? इंडक्टिव से तो नहीं हो रहा जस्टिफाई। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने जो थ्योरी दी उसको बेकर नेथन इफेक्ट कहते हैं। बेकर नेथन इफेक्ट, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। तो पहली बार इन्होंने उसको जस्टिफाई किया। इन्होंने वही कहा कि भाई इसके पास 3 H लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 H हैं, और वो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने पहली बार उस CH के इन्वॉल्वमेंट को समझा और एक्सप्लेन किया। तो एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना भी रिएक्टिविटी को जस्टिफाई करने में कहीं कहीं हेल्पफुल होता है, ठीक। देखेंगे अगला जो है, अगला ही मैं आपको रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, OTS एक लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ पे लीव करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ कैटायन आ गया, जब वो माइनस इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो कैटायन आ गया। वैसे यहाँ भी ये चला गया बाहर, और यहाँ पे क्या, कैटायन। दोनों रिएक्शन में एक डिफरेंस क्या है कि इधर H लगा हुआ है, पहले वाले में यहाँ क्या लगा हुआ है, H, और वही लोकेशन पे इसमें क्या है, D है। पहले वाले में वहाँ क्या लगा हुआ है, H, उसी लोकेशन पे यहाँ क्या D है। बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या H और D के होने से रिएक्टिविटी पर असर पड़ता है?
बोलोगे हर जगह तो नहीं पड़ेगा, बट यहाँ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, और किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रेट उतनी ज़्यादा होती है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो पहली रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट को हमने माना KH, इसको मैंने माना KD। बोलोगे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बस हम कि पहले वाले में यहाँ पे H है और उस H की वजह से KH और D की वजह से KD, तो इन दोनों में कौन बड़ा। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको देखो क्या। अगर मैं तुमसे पूछूं कि CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो CD की ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी। ठीक, अब मैं अगर तुमसे यहाँ पूछूं कि अगर ऐसा है तो बताओ CH के इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं कि CD के, तो बोलोगे जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो आसानी से कैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने, क्योंकि वो तो इंटैक्ट है। इसका मतलब हमने ये पाया कि हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी तो भाई CH की CD से ज्यादा होगी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब कि पहला वाला ये जहाँ पे H है उसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है और दूसरे वाले में कम है, पहले वाले में ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसीलिए KH की वैल्यू KD से ज़्यादा है। तो KH की वैल्यू KD से इसलिए ज़्यादा है, रेट कांस्टेंट है ये KH KD, तो यानी ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है। इस रेशियो को कह सकते हैं भाई ये ज़्यादा है ये कम है, रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये इसको देने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन ने कैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और उस स्टेबिलिटी ने रेट काइनेटिक्स को, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, फिर अब हम आते हैं जो हमने पढ़ा, जल्दी से उसको समअप करें। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको समअप करने के लिए जल्दी से देखो। हमने प्रोपाइन पढ़ा, हमने पाया कि भाई CH बॉन्ड जो है वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन इसको सेक्रीफाइस करता है, पाई यहाँ शिफ्ट होता है और इस तरीके के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मैंने एक बनाया है, आपको बताया कि 3 बनेंगे। अब यहाँ मुझे ये बताना है कि CH बॉन्ड पर कुछ असर पड़ा इस फेनोमेना में, C सिंगल C पर कुछ असर पड़ा, C डबल बॉन्ड C पे असर पड़ा, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट हुआ, क्या असर पड़ा, ये मुझे बताना है। तो सुनो, CH बॉन्ड यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर में आया ना, और उसमें आयनिक कैरेक्टर भी आया, तो बॉन्ड नंबर तो उसका कम हो गया ना 1 से, और इट एक्वायर्स आयनिक कैरेक्टर, ऐसा कह सकते हैं। जो सिंगल बॉन्ड था ये अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती तो सिंगल बॉन्ड होता है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन के उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया 1 से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एनर्जी बढ़ गई उसकी, लेंथ उसकी डिक्रीज कर जाएगी, ऑर्डर बढ़ेगा लेंथ डिक्रीज करेगी। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, और डबल बॉन्ड पे क्या असर पड़ा भाई, बोलोगे जो डबल बॉन्ड था उसमें सिंगल कैरेक्टर आया। बात को समझो, जो सिंगल था वो डबल की तरफ बढ़ा, ऑर्डर बढ़ा, जो डबल था वो सिंगल की तरफ बढ़ा, तो ऑर्डर घटा, ऑर्डर घटा। ठीक है ना, तो वो डबल था लेकिन डबल से क्या हो गया, कम हो गया, डबल से कम हो गया। अब ये बताओ कि अगर डबल से कम हो गया बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी घट जाएगी ना, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है ना, तो एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। हालांकि लेंथ क्या करेगा इसमें, बोले लेंथ इंक्रीज करेगा, लेंथ क्या करेगा, तो लेंथ इंक्रीज। तो मैंने आपको CH पे पड़ने वाले इफेक्ट को, CC सिंगल और डबल पे पड़ने वाले इफेक्ट को समझाया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले भी मैं इसको डिस्कस कर दिया है कि जो ओवरऑल मॉलिक्यूल में असर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है मॉलिक्यूल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट एक्वायर करता है, उसमें जाके रहता है, और स्टेबिलिटी इसीलिए मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, देखो मैंने यहां पर इस C सिंगल C को मैंने A बॉन्ड कहा, इसको मैंने B बॉन्ड कहा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इसको मैंने क्या कहा, C बॉन्ड, और मैंने इन तीनों सिंगल बॉन्ड्स के बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी, लेंथ को कंपेयर करने के लिए आपसे कहा, पूछा कि क्या हो रहा है बताओ। तो अब मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं इसको नोटिस करो आप, देखो A वाला तो प्योर बॉन्ड है जिसका बॉन्ड क्या है 1, ठीक है, लेकिन B वाले में क्या हो रहा है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है,
यहाँ पे 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसमें 3 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। बात को समझो, बी वाले में 3 टाइम्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक। और सी वाले में, मतलब इस वाले में 2H दे सकता है, तो सी वाले में 2 टाइम्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहला वाला जो उसमें केस था वो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड था, लेकिन दूसरे वाले में वो 3 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आया और सी वाले में वो 2 बार डबल कैरेक्टर में आया। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर ए में है, लेकिन सी वाले में 2 बार डबल कैरेक्टर आया और बी वाले में 3 बार डबल कैरेक्टर आया, इसीलिए ये ऑर्डर आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ए सी बी। और जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस आएगा उस वही सीक्वेंस एनर्जी का होगा, और जो लेंथ का सीक्वेंस होगा वो उसका रिवर्स होगा। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट था सिंगल बॉन्ड पर क्या असर पड़ा। आप देखो कि सिंगल बॉन्ड में जहां ज्यादा रेजोनेंस हुई है वहां ऑर्डर इंक्रीज कर गया है। अच्छा, डबल बॉन्ड में क्या असर पड़ा, तो ये डबल बॉन्ड को मैंने 8 कहा, इस डबल बॉन्ड को मैंने बी कहा, इस डबल बॉन्ड को मैंने सी कहा, और सेम कंपैरिजन आपसे पूछा। देखो, पूछा जाए कि इन तीनों में प्योर डबल बॉन्ड कौन सा है, तो बोलो ये। तो फिर ये क्यों नहीं प्योर है भाई, बोले क्योंकि इसमें 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते उस डबल बॉन्ड में, देखो ध्यान से, 3 टाइम्स सिंगल बॉन्ड बनेगा ये वाला, और ये डबल बॉन्ड 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन के चलते 2 बार 2 टाइम्स क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो, प्योर डबल बॉन्ड किस में है, ए में है। बी में क्या हुआ, बोलोगे 3 टाइम सिंगल बना वो, यानी कि वो तो कम हो गया ना। और सी बारे में 2 बार बना था, तो बी से तो क्या आगे रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस। एनर्जी उसको फॉलो करती है, जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस होता है वही एनर्जी का होता है, और लेंथ उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, और डबल बॉन्ड करेगा पार्टिसिपेट तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। अब आते हैं इन एग्जांपल्स में। देखो, मैंने इस डबल बॉन्ड को ए माना है, इस डबल बॉन्ड को मैंने बी माना है, इस डबल बॉन्ड को मैंने सी माना है, और इसे कंपेयर करना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी और लेंथ कंपेयर करना है। ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड में बगल में 2H इधर होने की वजह से और 2H इधर होने की वजह से 4 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब ये डबल बॉन्ड जानते हो 4 बार सिंगल बन रहा है, ए वाला 4 बार क्या बन रहा है, सिंगल। इसी तरह बी में अगर देखोगे ना, तो दो ये दो और ये 3, 7 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। मतलब डबल बॉन्ड जो था वो 7 टाइम सिंगल बन रहा है। अच्छा, इस केस में देखो, यहाँ पे 2H होंगे, यहाँ पे 3H होंगे, यहाँ पे 2H होंगे, यहाँ पे 3H होंगे, ठीक। यानी 10 टाइम्स हो गया भाई। तो ये 10 टाइम्स क्या बना, सिंगल। तो जो जितना सिंगल बनेगा ऑर्डर कम हो जाएगा ना। तो यहाँ 4 टाइम सिंगल, यहाँ 7 टाइम सिंगल, यहाँ 10 टाइम सिंगल, तो ऑर्डर डिक्रीजिंग हो गया, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीजिंग, ठीक। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। देखो, जो बेंजीन है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, कौन सा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रियल नहीं होते हैं। अब जैसे अगर ये रियल होता तो ये डबल और सिंगल बॉन्ड होता ना, एक छोटा एक बड़ा होता ना, बट रियलिटी ये है कि बेंजीन के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तो उसको समझाने के लिए हम लोग रेजोनेंस यूज करते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉन रियल। जो रियल होता है वो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये है वो। और बेंजीन में अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो वो ना डबल का है ना सिंगल का है। देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 के आसपास होता है, डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.34 के आसपास होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 होता है, ठीक। तो यहाँ पे डबल का तो 1.34 होना चाहिए, सिंगल का 1.54 होना चाहिए, बट एक्चुअली जो इसका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ 1.39 है, ना डबल ना सिंगल, बीच का। तो उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, रेजोनेंस से। कैसे, रेजोनेंस से। रेजोनेंस रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी लेंथ ऑर्डर को इफेक्ट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है। जैसे अब यहाँ देखो, ये क्या है, प्रोपीन है,
अगर हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कुछ नहीं होता तो यहाँ ये सिंगल होता है, डबल होता। सिंगल का बॉन्ड लेंथ 1.54, डबल का बॉन्ड लेंथ 1.34 होता, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली। प्रैक्टिकली ये 1.49 है और ये 1.39 है। एक्सप्लेन करो। बोलोगे सिंगल बॉन्ड की लेंथ घट गई, डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई, और यही तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं ना कहीं ये एक्चुअल एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को समझने में, एक्सप्लेन करने में इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, इसमें अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड है, ये वाला देखो, तो होना चाहिए था 1.34 बॉन्ड लेंथ, बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन है। कितनी बार है? 6 टाइम्स है। 3 बार इधर से है और 3 बार इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन, तो 6 टाइम। ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 टाइम किया पार्टिसिपेट, तो उसकी लेंथ 1.34 से 1.39 होगी, बढ़ गई। भैया ये 6 टाइम कर रहा है पार्टिसिपेट, और बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, और प्रैक्टिकल एविडेंस भी है 1.42 एमस्ट्रॉन्ग लगभग, तो बढ़ गई ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनको समझने में, मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी को समझने में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेजोनेंस भी यूज करते हैं, और आपके सामने हाइपर कॉन्जुगेशन भी हमारे लिए हेल्पफुल है। जल्दी से एक इंपॉर्टेंट केस मैं आपको डिस्कस करूं, देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है उसको कंपेयर करो, तो क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है? बोलोगे नहीं, एक ही कार्बन है, उस पे H लगा हुआ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं। तो कैसे कंपेयर किया जाए? बोले कार्बोकैटायन C पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ H है, यहाँ क्या है? D है। H हाइड्रोजन, D ड्यूटेरियम, T ट्रीटियम। इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर है। ठीक। अब ऐसे ही अगर CH3 ग्रुप बना दिया जाए, CD3 ग्रुप बना दिया जाए, CT3 ग्रुप बना दिया जाए, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, क्योंकि डेफिशिएंसी है, और H से ज़्यादा D उसको इलेक्ट्रॉन पुश कर पा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से। इसको देखो, यहाँ CH2 पॉजिटिव है, यहाँ CH2 पॉजिटिव है, यहाँ CH2 पॉजिटिव है, बगल में कौन है? CH2 CH2 CH2। तो क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का डिफरेंस है? बोल के नहीं है। यहाँ भी 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन, तो फिर बोले डिफरेंस इस बात का है। लेकिन क्या ये CH3 CD3 और CT3 हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ करेगा पार्टिसिपेट? नहीं करेगा, क्योंकि दूर हो गया ना। तो क्या करेगा? बोले इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो CD3 इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, उसकी तरफ धक्का देगा, एक तरीके से कहा जाए तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन धक्का देगा? CT3, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। कैटायन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है ये, और इलेक्ट्रॉन की कमी को इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये उससे कम, और ये वाला सबसे कम स्टेबल है। ठीक। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें इंडक्टिव रोल प्ले कर रहा था, बात को समझना। वहां केवल इंडक्टिव के भरोसे थे हम, लेकिन अगर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो आप इंडक्टिव से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। और ऐसे में आप इंडक्टिव को इग्नोर करके हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। ठीक। तो ये देखो ध्यान से, CH2 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव, यहाँ मुझे इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है। ठीक। बगल में कौन है? CH3, कौन है? CD3। किस बात का डिफरेंस है? बोलोगे इंडक्टिव का भी डिफरेंस है, लेकिन क्या मैं यहाँ इंडक्टिव यूज करूं? बोलोगे नहीं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो फेनोमेना है वो इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्टिव फेनोमेना है इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन में। ठीक। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे, लेकिन तीनों दोनों में तो हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी हो रही है 3 बार, 3H है। बोलोगे यहाँ पे भी तो हो रही है, H के बदले D है। लेकिन पॉइंट ये है कि H और D का हाइपर कॉन्जुगेशन एक जैसा नहीं है। और वो कैसे मालूम चलता है हमें? बोलोगे बॉन्ड एनर्जी CH से ज्यादा CD की और इससे ज्यादा CT की, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वही इलेक्ट्रॉन आसानी से पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर आ गया, जो इंडक्टिव से एकदम उल्टा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पे हमने कहा कि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। तो यहाँ देखो H वाला केस ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पे D वाला केस ज़्यादा स्टेबल था पहले वाले में। तो पॉइंट ये है कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि CH इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको दे दिया और CD उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे रहा है, इसी बेसिस पे आपने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है।
और एकदम मैंने एक और एग्जांपल ऐसा ही लिया है, देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और H को रिप्लेस करता है, जनरली बेंजीन ऐसी रिएक्शन देता है। तो बेंजीन पर अगर मैं अलग अलग ग्रुप्स लगा दूंगा तो रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछी जाएगी तो जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो बेंजीन की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में देखो यही देखना है। देखो यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ CD3 लगा है, तो दोनों में क्या देखूं, बोलोगे वैसे तो इंडक्टिव भी दोनों का डिफरेंट है, बट यहाँ इंडक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि sp2 के जस्ट बगल में ही तो है ये, तो ये 3 बार हाइपर कॉन्जुगेट कर रहा है, ये भी 3 बार कर रहा है, लेकिन H और D में तो भैया H का ज़्यादा इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो आंसर आ गया, ये ज़्यादा डोनेटिंग है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके मुकाबले। अब दूसरे क्वेश्चन में आता है, दिखने में तो वैसा ही लग रहा है लेकिन है नहीं वैसा। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसके भरोसे है, 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है ये, यहाँ पे भी 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो वो तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये CH3 और CD3 डाल रहा है। क्या? तो बोलोगे यहाँ ये क्यों इंडक्टिव पुश करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो CD3 और CH3 में किसका इफेक्ट ज्यादा है इंडक्टिव, CD3 का, तो यानी कि ये ग्रुप इस बार ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तो इस वाले में, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है। जल्दी से इसको फटाफट देखो, प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, एक कार्बन था मिथाइल, इथाइल में 2 है, आइसोप्रोपाइल में 3 है और ज्यादा इफेक्ट, और टर्शी ब्यूटाइल में 4 है और ज्यादा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, हाइपर कॉन्जुगेशन उल्टा हो जाएगा, ये 3H दे सकता है अपने एडजेसेंट वाले को, ये 2 दे सकता है, इसका H मत गिन लेना, बस ये 2 दे सकता है, आइसोप्रोपाइल में केवल 1 दे सकता है, इसके पास तो H ही नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और इंडक्टिव में आपको पता है कि ये H से ज़्यादा D से ज़्यादा T, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में H से कम D से कम T का रोल है, ठीक है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप जेई के लिए कह सकते हैं, जेई में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं इसलिए, तो ये आपने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, यहाँ आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा देखेंगे केवल, आपको मैं बता दिया हूँ कि देखो इसका सिग्मा पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में और इसका P, और इसका P क्या होगा, वैकेंट, तो मतलब यहाँ पे उसको सिंबलाइज कैसे करेंगे कि सिग्मा P और PMPT इस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसका सिग्मा करेगा पार्टिसिपेट, इसका P करेगा जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है, हाफ फिल्ड है, तो सिग्मा और P कैसा है, हाफ फिल्ड है, ठीक। और इस केस में मैंने समझाया था ना, इसका सिग्मा और इसका पाई करेगा, लेकिन वो पाई सिंपल पाई नहीं होगा BMO वाला, ABMO वाला होगा, तो ये सिग्मा और पाई स्टार। अच्छा इस केस में क्या होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, ये पाई इधर जाता है और Cl इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, तो इसमें ध्यान से देखो ये जो है इसका पाई पार्टिसिपेट करता है और इसका सिग्मा, सिग्मा, लेकिन वो सिग्मा कौन सा होना चाहिए, ABMO जो खाली होगा, तो ये सिग्मा सिग्मा स्टार होता है, तो यहाँ पाई के साथ सिग्मा स्टार पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। तो अगर आप नीट के एस्पायरेंट हो, अगर ये समझ में नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, बाकी चीज़ों को आप समझ लो जो मैंने पढ़ाया, और जेई के हो तो समझ में आपको आना चाहिए, ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे ही एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे देखो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा कार्बन में, कार्बन में, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में है, p ऑर्बिटल में है, और कार्बन कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, तो बोलोगे 4 तो सिग्मा इसने बना रखे हैं ऑलरेडी, तो सिग्मा तो खाली है ही नहीं इसका, तो खाली क्या होगा, सिग्मा स्टार, तो यानी कि p और सिग्मा स्टार, p किस कौन सा जिसमें लोन पेयर है, और सिग्मा स्टार कौन सा, CCl के कार्बन का सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इसके सिग्मा स्टार में, इस तरह का डिलोक्लाइजेशन जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ का देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या इथेन में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा नहीं है। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं कि इथेन में हाइपर कॉन्जुगेशन है कि प्रोपीन में, तो प्रोपीन में तो है क्योंकि sp2 sp3 दे सकता है, बट इसमें तो sp3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सेलेक्टिवली ऐसे पूछा जाए कि टू एक्सप्लेन टॉर्शनल स्ट्रेन, देखो
इथेन में आप कॉन्फॉर्मेशंस पढ़ोगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन, बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ऐसे रोटेशन होती है, जैसे ये ऐसे रोटेशन होती है, ठीक। फ्री रोटेशन नहीं होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, मतलब उसके लिए भी कुछ रोटेशनल एनर्जी बैर होता है, एकदम फ्री नहीं करता रोटेट ये मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कॉन्फॉर्मेशंस में, ठीक। तो इसमें बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टैगर्ड। और कम स्टेबल कौन होता है? एक्लिप्स। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स के स्टेबिलिटी को मालूम करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जब ये रोटेट हो रहा होता है, ठीक है, ये इस फिगर में देखो, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और यहाँ रोटेशन हो रही है सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस। तो एक कार्बन का जो CH का जो सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे कार्बन के, भाई सिग्मा तो नहीं, 4 सिग्मा तो बने हुए हैं, मतलब इसका BMO नहीं खाली है, लेकिन इसका ABMO खाली होगा, तो इसके सिग्मा का इसके सिग्मा स्टार के साथ इंटरेक्शन होगा, जब घूम रहा होगा तो इसके सिग्मा इसका सिग्मा स्टार इंटरेक्शन करेगा, तो फिर वो एक बैरियर क्रिएट करेगा और वो टॉर्शनल स्ट्रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन जो उसके रोटेशन में जो बैरियर आता है, जो स्ट्रेन डेवलप होता है, वो अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू MOT किस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की वजह से होता है, तो बोलो कि नॉर्मली इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो हम कहते हैं कि सिग्मा स्टार टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है। नीट एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई के लिए है, ठीक। और अगर 4 ऑप्शन में मुझसे देखे जनरली पूछा जाए कि क्या इथेन में हाइपर कॉन्जुगेशन है, मैं कहूँगा नहीं है, ठीक। तो मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो बनाता रहूं और आपके डाउट्स वाले टॉपिक्स को पहले फोकस करूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं इसको भी जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और भी वीडियोस बनाता रहूंगा जैसे जैसे डिमांड्स आएंगी टॉपिक्स की। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं टॉपिक्स में, उनको मैं अच्छी तरह क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिले। इसीलिए लाइक, कमेंट और शेयर जितना हो सके करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।